क्वेश्चन नंबर 16 में हमारे पास 7 ऑब्जेक्ट्स गिवन है 1 2 से लेके 7 तक। हम ये 7 ऑब्जेक्ट्स जो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं, हमने इन ऑब्जेक्ट्स को 3 डिफरेंट बॉक्सेस में डालना है। हमने 7 में से 3 ऑब्जेक्ट्स को रेड बॉक्स में डालना है, 7 में से 2 ऑब्जेक्ट्स को हमने ब्लू बॉक्स में डालना है और 7 में से 2 ऑब्जेक्ट्स को हमने येलो बॉक्स में डालना है। सो हम कितनी डिफरेंट तरीके के साथ इन बॉक्सेस को फिल कर सकते हैं। सो ये वाला सवाल जो है ये मल्टीनोमिनल कोफिशिएंट के मेथड से सोल्व हो सकता है। सवाल ये पैदा होता है कि मल्टीनोमिनल कोफिशिएंट क्यों कहते हैं और इसका बाइनोमियल कोफिशिएंट से क्या ताल्लुक़ है। तो इस सवाल में ना इसको भी हम थोड़ा सा वाज़िया करने की कोशिश करेंगे। सॉल्यूशन। सो हमारे पास 7 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं और 7 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट में से हमने जो है 3 ऑब्जेक्ट्स को हमने डालना था रेड बॉक्स में, तो हमने कहा 3 फैक्टोरियल। 2 ऑब्जेक्ट्स को हमने डालना था ब्लू बॉक्स में, डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, और जो है 2 ऑब्जेक्ट्स को डालना था येलो बॉक्स में, डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल। तो ये वाला बेसिकली हमारा आंसर है। मगर ये आंसर जो है इसको हम बाइनोमियल कोफिशिएंट से भी हल कर सकते हैं। वो किस तरह से कि हम बजाय इसके कि ये लिखें, हम ये लिख सकते हैं कि जी 7 में से टोटल 7 ऑब्जेक्ट्स में से 3 चूज़ करो। और ये वाला जो हमारा आंसर आया है, ये वाला आंसर हमारे पास हम ये डालेंगे किसके अंदर, डालेंगे हम रेड बॉक्स के अंदर। और फिर हमने क्या किया कि जी जो हमारे पास बाकी बच गए, बाकी ऑप्शन हमारे पास कितनी बच गई, क्योंकि 7 में से 3 चूज़ कर लिया तो बाकी 4 ऑप्शन बच गए। हमने कहा 4 में से जो बाकी ऑप्शन रह गई है 2 डाल दो जो है ना ब्लू बॉक्स के अंदर, और फिर जो बाकी बच गए हैं हमारे पास 2 में से 2 डाल दो येलो बॉक्स के अंदर। तो ये हमारे पास ब्लू बॉक्स में चली गई चीज़ें और ये येलो बॉक्स में चीज़ें चली गई। तो हम ये इस तरह से भी इसका आंसर निकाल सकते हैं। और जो आंसर ये वाला आएगा और जो ये वाला आंसर आएगा सेम है, तो ये दोनों चीज़ें जो है ना इक्विवेलेंट है। तो बेसिकली इसको हम अगर खोलें इस वाले जो है इक्वेशन को, तो हमारे पास ये वाला आंसर आएगा। इस वजह से हम जो है इसको इस तरह भी कई दफ़ा लिखते हैं कि जो 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल, इसको कितने ऐसे भी लिखते हैं कि जी 7 चूज़ 3 2 2। इसका मतलब है कि 7 से हमने 3 डिफरेंट चीज़ें जो है ना उनको चूज़ करना है। सो ये 3 चीज़ें इक्विवेलेंट है। और आपको पता लगा कि जो बाइनोमियल कोफिशिएंट और मल्टीनोमियल कोफिशिएंट जो हैं वो बेसिकली एक दूसरे से ड्राइव हो सकते हैं। सो नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल नंबर जो 17 है, इसके अंदर हमने एवेल्यूएट करना है x + y रेज़ टू पावर 5। सो इसका आंसर क्या आएगा, हमने जो है वो आंसर निकालना है। सॉल्यूशन। हम इसको बाइनोमियल थ्योरम के ज़रिए से इसका आंसर निकाल सकते हैं। और बाइनोमियल थ्योरम कहता है कि x + y रेज़ टू पावर n इज़ इक्वल्स टू समेशन k इज़ इक्वल्स टू 0 से n तक x k एंड y n - k। तो ये वाला फार्मूला लगा के हमारे पास आंसर आ जाएगा। सब हमने देखते हैं कि जी x + y रेज़ टू पावर 5 इक्वल टू होगा, सबसे पहले k 0 के लिए मैं लिखता हूँ। तो बाय द वे यहाँ पे मैं बाइनोमियल कोफिशिएंट डालना भूल गया जो था n और k। सो सबसे पहले मैं k 0 के लिए लिखता हूँ, तो मेरे पास आंसर आएगा जी n 5 है, n चूज़ 0। इस केस में आएगा x 0 एंड y 5 प्लस 5 चूज़ 1 x 1 y 4 प्लस 5 चूज़ 2 x 2 y 2 y 2 नहीं y 3 प्लस 5 चूज़ 3 और x 3 y 2 एंड प्लस 5 चूज़ 4 x 4 y and finally 5 choose 5 and x 0 and y x 5 and y 0. So अब इसको हम एवेल्यूएट करते हैं, आगे इसको सोल्व करते हैं। तो बेसिकली 5 0 का आंसर हमेशा जो है ना वो 1 आता है। हमें पता है कि कोई भी नंबर उसके नीचे 0 लिखा हो तो
चूज़ करते वक्त आंसर 1 आता है, तो पहली जो हमारे पास रकम आएगी वो आएगी y⁵, क्योंकि x0 भी 1 होता है। प्लस, और हमें पता है कि अगर हमें चूज़ करना हो और हमें नीचे ऊपर कोई नंबर लिखा हो, नीचे 1 हो, तो इसका आंसर हमेशा ऊपर नंबर आ जाता है। सो शॉर्टकट मेथड इस्तेमाल करते हुए x5 xy4 प्लस, इसको हमें एवेल्यूएट करना पड़ेगा। तो इसको देखते हैं, इसका आंसर क्या आएगा जी, 5 फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल, और 5 माइनस 2 इज़ 3 फैक्टोरियल। इसका आंसर आएगा जी 5 टाइम्स 4 टाइम्स 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल 2 ही होता है, ये कट गया, इससे 2 आया इज इक्वल टू 10। तो इसका आंसर जो है ना वो 10 आ रहा है। 10 x² y³ प्लस, अब हमने इसको सोल्व करना है। सो हम ये सोल्व करते हैं। हमारे पास क्या था कि जी 5 इज़ इक्वल टू 5 फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल एंड 2 फैक्टोरियल, और ये चीज़ देखें तो ये चीज़ सेम है, खाली इन दोनों का ऑर्डर चेंज हुआ है, तो इसका आंसर भी 10 आएगा। तो हमारे पास क्या आएगा जी, 10 x³ एंड y2 प्लस, और उसके बाद हमारे पास 5 4 है, इसका आंसर बेसिकली 1 आएगा। अगर मेरे पास इन दोनों नंबरों में 1 का डिफरेंस हो फिर भी आंसर जो है ना, सॉरी, इसका आंसर 5 आएगा। लेट मी सी, 5 और 4 इज इक्वल टू 5 फैक्टोरियल ओवर 4 फैक्टोरियल। 5 माइनस 4 होगा 1 फैक्टोरियल, और इसको 5 फैक्टोरियल को मैं ओपन कर सकता हूँ कि 5 टाइम्स 4 फैक्टोरियल, 4 से 4 कट गया, आंसर 5 आता है, तो इसका आंसर 5 है। 5 x4 y, और ये आखिरी टर्म है हमारे पास, दोनों सेम है, तो इसका आंसर 1 आता है फॉर श्योर, x5। सो बेसिकली ये जो है हमारे पास आंसर आ गया एट द एंड। सो नाउ अगली एग्जांपल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में हमारे पास एक बॉक्स है जिसके अंदर हमारे पास 3 रेड बॉल्स हैं और 2 ब्लू बॉल्स हैं। हमने जो है 2 बॉल्स बॉक्स में से रिमूव करने हैं रैंडमली, और हमने ये बताना है कि ये टी डायग्राम के तहत कि हमने जो बॉक्स रिमूव की उनकी कितनी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, हम कितनी डिफरेंट तरीक़ों के साथ बॉक्स में से बॉल्स को रिमूव कर सकते हैं। इसमें 2 ऑप्शन हैं कि हमने या तो बॉल्स को रिमूव किया विद रिप्लेसमेंट और या रिमूव किया विदाउट रिप्लेसमेंट। विद रिप्लेसमेंट का मराद है कि जी हमने बॉक्स में से बॉल उठाया और वापस रख दिया, या फिर हमने और रिप्लेसमेंट का मराद है कि जी विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब है कि बॉक्स में से हमने बॉल उठाया और वापस नहीं रखा, उसको बाहर रख दिया। इस केस में जो है ना फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों केसेस में ना हमारे पास टी डायग्राम सेम बनेगी। हाँ, अगर हम टी डायग्राम को हम 3 लेवल तक ले जाएँ तो वो डिफरेंट हो जाएगी, क्योंकि जो है हमारे पास लेट्स से 2 ब्लू बॉल्स हैं, और वो दोनों बॉल्स जब हम बॉक्स में से निकाल लेंगे तो ज़ाहिर ट्री में फ़र्क पड़ जाएगा। करते हैं तो पहले हमारे पास यहाँ पे रूट नोड है, और रूट नोड के बाद मेरे पास ऑप्शन है कि मैं ब्लू बॉल निकालूं, या मेरे पास ऑप्शन है कि मैं रेड नोड निकालूं। ये मैंने जो पहला बॉल निकाला बॉक्स में से, ये उसकी ऑप्शन है, ये लेवल 1 है। तो उसके बाद हमारे पास लेवल 2 में मेरे पास ऑप्शन है कि ब्लू बॉल निकालने के बाद सेकंड बॉल में ब्लू निकालूं या सेकंड बॉल में रेड निकालूं, या रेड बॉल निकालने के बाद मेरे पास फिर 2 ऑप्शन है कि सेकंड बॉल में ब्लू निकालूं या सेकंड बॉल में रेड निकालूं। सो ये जो 2 बॉल्स मेरे पास होती हैं, तो मैं ये मेरे पास ऑप्शन है, और मेरे पास सैम्पल स्पेस क्या बनेगी, एक बनेगी कि ब्लू ब्लू। सो एक मेरे पास ऑप्शन है कि पहला बॉल भी ब्लू है, सेकंड बॉल भी ब्लू है। सेकंड मेरे पास ऑप्शन होगी ब्लू रेड, कि पहला बॉल ब्लू है, सेकंड बॉल रेड है। थर्ड ऑप्शन होगी रेड ब्लू। फोर्थ ऑप्शन होगी रेड रेड। ठीक है, तो मेरे पास ये 4 ऑप्शन हैं। तो अगर मेरे पास 2 लेवल तक मैंने 2 बॉल्स निकालने तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा विद और विदाउट से। सो जो क्वेश्चन नंबर 19 है उसमें हमने 2 डाइस रोल किए हैं, और जो डाइस हैं वो छिक्का जो होता है वो छिक्का नहीं है बल्कि वो चौका है, उसके अंदर उसकी 4 साइड्स हैं, उसकी 6 साइड्स नहीं है। तो बेसिकली डाइसेस के 4 फेसेस डाइस हैं, हमने वो रोल किए हैं। सो हमने ना ग्रिड्स डायग्राम बनानी है जिसमें हमने दोनों डाइसेस की जो सारी आउटकम्स हैं वो दिखानी है, और फिर वो कह रहा है कि वो वाले खाने जिसमें जो दोनों डाइसेस की आउटकम हैं उनका सम इवन हो, उन खानों को हाईलाइट करें। सो करके देखते हैं।
सबसे पहले हमारे पास ये ग्रिड डायग्राम कुछ ऐसे बनती है और हमारे पास यहाँ पे ये डाइस नंबर 1 है, मैं इसे D1 कह रहा हूँ। अगर डाइस 1 ऐसे रखते हैं, डाइस 1 ये वाला है और ये डाइस 2 है, डाइस 1 डाइस 2। डाइस 1 पे हमारे पास आ सकता है 1 2 3 4, क्योंकि हमने कहा था कि 4 फेस के डाइस हैं, 6 फेस के डाइस नहीं है, तो 1 2 3 4 आ गया। और डाइस 2 पे हमारे पास आ सकता है 1 2 3 4, तो यहाँ भी हमारे पास 1 2 3 4 आ गया। सो अब जो ये मेरी आउटकम है ये रिप्रेजेंट कर रही है जहाँ पे डाइस 1 पे 1 हो, यहाँ डाइस 2 पे 1 हो। अब इनका सम ना हम दरमियान में लिख रहे हैं ताकि हमें याद रहे कि इवन सम कहाँ पे आता है। तो इसका सम क्या आएगा, इन दोनों का सम आएगा जी 2 3 4 5। इनका सम क्या आएगा जी, इसका भी बेसिकली आएगा 1 एंड ये आएगा 3 4 5। मैं सारे सम लिख रहा हूँ, 2 + 2 4, 2 + 3 5, 2 + 4 6, 3 + 2 5, 3 + 3 6, 3 + 4 7, 4 + 2 6, 4 + 3 7, 4 + 4 8। और इसके अंदर मैंने वो वाले खानों को हाईलाइट करना है जिनमें इवन नंबर लिखे हुए हैं, तो मैं इनको हाईलाइट कर देता हूँ। मेरे पास एक 8 इवन है, मेरे पास 6 भी इवन है, मेरे पास 4 भी इवन है, यहाँ पे ये वाला 6 भी इवन है, यहाँ पे ये भी 6 है, 4 इवन है, 2 भी इवन है, 4 भी इवन है। सो बेसिकली मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 हमने ऐसे हमारे पास ऑप्शन खाने हैं जिनके अंदर इवन नंबर आए हैं। तो बेसिकली सवाल में ना यही बात पूछी गई थी। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा गया है कि हमारे पास कुछ रेंज ऑफ नंबर्स हैं फ्रॉम 100 से लेके 999 तक, यानी कि सारे 3 डिजिट वाले नंबर्स हमारे पास हैं। और हमने ये देखना है कि इनके कितने नंबर्स हैं जिनमें जो डिजिट्स हैं वो या तो असेंडिंग ऑर्डर में है या डिजिट्स जो हैं वो डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर है। सो इस सवाल को ना हम 2 हिस्सों में करते हैं। पहले हम असेंडिंग ऑर्डर का आंसर निकालते हैं, फिर डिसेंडिंग ऑर्डर का आंसर निकालते हैं, और फिर दोनों आंसर को प्लस कर लेंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। तो पहले हमने ना असेंडिंग ऑर्डर का आंसर निकालना है। असेंडिंग से मुराद क्या है कि मैंने इस तरह के डिजिट्स लेने हैं कि जो 1 2 3 कि देखिए 2 जो है वो 1 से बड़ा है, 3 जो है वो 2 से बड़ा है, इस तरह के डिजिट्स लेने हैं मैंने कि जिनमें ना मेरे पास डिजिट्स इंक्रीज हो रहे हो। सो इसका पहले कि हम इसका आंसर निकालें, पहले ये देख सकते हैं कि जी कितने डिजिट्स को हमने कंसीडर करना है असेंडिंग ऑर्डर के लिए। सो क्योंकि हम 1 से शुरू हो रहे हैं, इसका मतलब है हमारे पास जो है 0 नहीं आ सकता। हम क्योंकि हम अगर 1 से आगे ज़ाहिर 2 आएगा, या 1 से या तो हमारे पास 1 आ सकता है, या पहली लाइन के अंदर आगे लाइन में 2 आ सकता है, अगली लाइन में 3 आ सकता है। तो हमारे पास ना 0 कहीं नहीं आ सकता। तो असेंडिंग ऑर्डर के लिए हमारे पास 0 कहीं नहीं आ सकता। जो डिजिट्स हमारे पास जिनका हमने ऑर्डरिंग करनी है वो 1 से शुरू होते हैं और फिर 2 से लेके 9 तक जाते हैं, 0 उसमें नहीं आ सकता असेंडिंग ऑर्डर में। सो हमने कहा जी असेंडिंग ऑर्डर का जो आंसर है ना कि डिजिट्स का, वो आंसर आता है यूजिंग बाइनोमियल कोएफिशिएंट 9 चूज 3। तो अब जाहिर बात है आप पूछेंगे कि ये आंसर कैसे आया, ये आंसर तो हमें असेंडिंग ऑर्डर नहीं दे रहा। मगर ये आंसर में कोई ऑर्डर नहीं दे रहा, ये ऑर्डर हमें आंसर ऑर्डर नहीं दे रहा, ये हमें आंसर जो है ये 3 डिजिट्स तलाश करके दे रहा है 9 में से, 3 यूनिक डिजिट्स 9 में से। तो हमें ये बता रहा है कि जी आप 3 डिजिट्स ले लें, लेट्स से कोई से 3 डिजिट्स ले लें 9 में से जो हमने पहले चूज़ ना की हो, वो टोटल इतने होंगे। और हर डिजिट जो यूनिकली ये 9 में से दे रहा है 3 डिजिट्स, उन सारे डिजिट्स को हम अगर अरेंज करें तो असेंडिंग ऑर्डर में भी उतने ही डिजिट्स बनेंगे। जितना आंसर ये दे रहा है उतने ही हमारे पास जो है ना यूनिक असेंडिंग ऑर्डर्स में चीज़ें बनेंगी। क्योंकि हमारे पास लेट्स से ये हमें ना कोई 100 आउटपुट्स देता है, वो सारी के सारी जो आउटपुट्स में दे रहा है उन्हीं को अगर हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखें तो सारे असेंडिंग के जो है ना पॉसिबल डिजिट्स बन जाएंगे। क्योंकि वो हमें सारी पॉसिबिलिटीज़ दे रहा है 3 डिजिट्स की, तो इसका मतलब है वो सारी पॉसिबिलिटी दे रहा है असेंडिंग ऑर्डर की। तो हमारे पास ये आंसर आएगा असेंडिंग ऑर्डर का। इस तरह से हमें सोचना है कि डिसेंडिंग ऑर्डर का आंसर क्या आएगा। तो डिसेंडिंग ऑर्डर के केस के अंदर अब हम 0 कंसीडर करेंगे, क्योंकि डिसेंडिंग ऑर्डर के केस में हम 0 भी लिख सकते हैं। तो हमारे पास हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि जी 9 8 0, ये जैसे मिसाल के तौर पर 9 8 0, ये एक वैलिड डिसेंडिंग ऑर्डर है। तो इस केस में 0 आ सकता है, इस केस में 0 नहीं आ सकता था। तो हमने इस केस में जो हम चीज़ों को अरेंज करना है वो 0 1 2 से लेकर 9, हमने 10 डिजिट्स को ना हमने अरेंज करना है। हमने 10 में से 3 चूज़ करना है इस केस में, 10
में से 3 चूज़ करना है। वंस अगेन ये हमें कोई ऑर्डर नहीं दे रहा है, एक नंबर दे रहा है, और ये नंबर जो है जितना हमारे पास डिसेंडिंग ऑर्डर के होगा आंसर उसके बराबर होगा। इसलिए बराबर होगा कि ये नंबर जो है हमें 3 यूनिक डिजिट दे रहा है 10 में से, और इन 3 यूनिक डिजिट्स को जो है 10 में से हम यूज़ करके हम सारे के सारे डिसेंडिंग ऑर्डर में चीज़ें लिख सकते हैं। सो हमारे पास फाइनल आंसर क्या है कि हमने इन दोनों को ऐड किया, तो हमारे पास फाइनल आंसर ना इन दोनों को ऐड करके आ जाएगा, जो आप खुद आई होप निकाल सकते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 21 में हमें पूछा गया है कि हमें 5 डिजिट्स के नंबर्स की रेंज दी गई है, विच इज़ 10,000 से लेके 99,999 तक हमारे पास नंबर्स हैं, और हमने इनमें से देखना है कि कितने हमारे पास ऐसे नंबर्स हैं जिनमें कोई भी डिजिट रिपीट नहीं हो रहा। सो कोई डिजिट रिपीट नहीं हो रहा, हमने वो सारे नंबर्स इनमें से तलाश करने हैं। सो हम इसके लिए ओबियसली जो है परम्यूटेशन का फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे पास जो है पहले हम यूज़ करेंगे कि जी हमारे पास क्योंकि पहले हमारे पास 1 है, तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो पहली हमारे पास जो होगी चॉइस वो 9 पॉसिबिलिटीज़ हैं। पहले हम 9 पॉसिबिलिटीज़ हमारे पास पहले स्लॉट के लिए हैं। सेकंड स्लॉट में हम 0 भी डाल सकते हैं, तो सेकंड में हमारे पास 10 पॉसिबिलिटीज़ हैं, मगर हमने इसमें एक हमने शायद यहाँ पे इस्तेमाल कर लिया है, तो इसका मतलब है सेकंड टाइम भी 9 ही आएगा। पहली दफ़ा 9 इसलिए आया कि हमने जो है 0 का इस्तेमाल नहीं किया इस जगह पे, तो 9 0 था। इस जगह पे हमने कहा कि हमने क्योंकि यहाँ पे 9 का इस्तेमाल एक इस्तेमाल हो गई है, तो यहाँ पे 10 में से 9 रह गया। थर्ड में 8 आएगा क्योंकि यहाँ पे एक इस्तेमाल होगी, यहाँ पे एक इस्तेमाल होगी है, यहाँ पे 8 आएगा। फिर यहाँ पे फोर्थ में यहाँ 7 आएगा, और मेरे पास 5 लोकेशन थी, और फिफ्थ में 6 आएगा। तो इन सारों को हम मल्टीप्लाई करेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा कि इस तरह के डिजिट्स जिनमें कोई रिपीटेशन ना हो रही हो। सो नेक्स्ट सवाल करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 22 जो है, इसमें हमारे पास 3 शर्ट्स हैं और हमारे पास 2 पैंट्स हैं, और हमने देखना है कि इनको यूज़ करते हुए कितनी यूनिक आउटफिट्स हम जो हैं हर रोज़ पहन सकते हैं। आउटफिट से मेरा अर्थ ये कि अगर मैंने शर्ट चेंज कर ली या पैंट चेंज कर ली तो डिफरेंट आउटफिट है। तो अगर दोनों पैंट और शर्ट सेम है तो फिर वो सेम आउटफिट है, अदरवाइज डिफरेंट आउटफिट है। सो बेसिकली मेरे पास एक पैंट की स्लॉट है, एक शर्ट की स्लॉट है, यहाँ पे मेरे पास 3 चॉइसेस हैं, यहाँ पे मेरे पास 2 चॉइसेस हैं। तो टोटल मेरे पास जो है ना कितनी चॉइसेस हो गई कि 6 जो है मेरे पास टोटल जो है आउटफिट्स आ सकती हैं जो मैं पहन सकता हूँ हर रोज़। सो वेरी सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन। सो ये आखिरी सवाल है। मैंने शुरू में कहा था कि 24 सवाल करूँगा, तो बस 23 काफ़ी है मेरा ख्याल है। आखिरी सवाल है, वो कह रहा है कि जी हमारे पास टॉप 10 मूवीज़ हैं और हमने इनको रैंक करना है एज अ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। हाउ मेनी वेज हम इनको डिफरेंट तरीक़ों से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ से रैंक कर सकते हैं। और ये वाला सवाल आपको अभी तक पता लग गया होगा कि ये सवाल परम्यूटेशन का सवाल है, क्योंकि हमने रैंक करना चीज़ों को। अगर हम कहते हैं ना खाली 10 में से 4 चीज़ें चूज़ करो, उनका ऑर्डर मैटर नहीं करता, तो एक कम्बिनेशन का सवाल बन जाता। तो हमारे पास इसका आंसर क्या आएगा जी, 10 फैक्टोरियल टोटल में से हमने रैंक करना है 1 2 3 4। तो हमारे पास नीचे आएगा 10 - 4 फैक्टोरियल, और इसका आंसर आएगा ऊपर 10 टाइम्स 9 टाइम्स 8 टाइम्स 7 टाइम्स 6 फैक्टोरियल। नीचे भी आएगा 6 फैक्टोरियल, और ये कट जाएगा। इसका आंसर आप कैलकुलेटर से निकाल सकते हैं, जो आई थिंक 5000 समथिंग होगा। और इसी आंसर को हम ऐसे भी निकाल सकते हैं कि हमारे पास 4 स्लॉट्स हैं, और पहली स्लॉट के अंदर हम कोई सी जो है 10 मूवीज़ रख सकते हैं। सेकंड स्लॉट्स में हम ज़ाहिर एक यहाँ पे रख ली तो हमारे पास 9 रख सकते हैं, यहाँ पे 8 रख सकते हैं, यहाँ पे हम 7 रख सकते हैं, और ये दोनों चीज़ों का आंसर सेम आएगा। तो हम फार्मूले से भी निकाल सकते हैं, वैसे भी निकाल सकते हैं। सो प्रैक्टिस सवालों के लिए इतना ही काफ़ी है। सो अब नेक्स्ट लेक्चर जो है ना उस पर काम करते हैं।